नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का दूसरा चैप्टर साता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। यह वीडियो हमारा नागरिक का दूसरा चैप्टर साता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से संबंधित पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 81 नंबर के सवाल में पूछा गया है, संविधान में संशोधन के लिए क्या आवश्यक है। संविधान में संशोधन का मतलब होता है सुधार। क्या होता है? सुधार। याद रखेंगे, संविधान में संशोधन के लिए क्या आवश्यक है। तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति और विशेष प्रक्रिया। संविधान में संशोधन के लिए यही आवश्यक है। तो 81 का करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति और विशेष प्रक्रिया। अगर संविधान में संशोधन करना हो तो इसके लिए बाबू राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यहां पर दोनों स्तरों की सरकार दिया गया है ना। तो दोनों स्तरों की सरकार कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहां पर राज्य स्तर पर बात किया जा रहा है और केंद्र स्तर पर बात किया जा रहा है। केंद्र और राज्य स्तर से जुड़े जो सरकार है उनकी सहमति और विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए। तो यहां पर 81 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 82 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, कौन सी संस्था सरकारों के अधिकारों के विवादों को हल करती है। बताएंगे आप सभी उस संस्था का नाम। यहां पर ऑप्शन है लोकसभा, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर राज्य सरकार। बताइए तो इनमें से ऐसी वो कौन सी संस्था है जो सरकारों के अधिकारों के विवादों को हल करती है। तो राइट ऑप्शन 82 का हमारा होगा न्यायपालिका। याद रखेंगे, न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका ऑप्शन नंबर बी 82 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, 83 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार गठित हो सकती है। बताइए तो बाबू, जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से गठित हो सकती है। केवल बड़े देशों के द्वारा, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के आपसी समझौते से, केवल एकात्मक शासन से या फिर केवल संसद के आदेश से। तो 83 का राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के आपसी समझौते से ही संघीय व्यवस्था गठित हो सकती है किसी देश में। तो राइट आंसर 83 का हमारा होगा क्या बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, हमारे भारत देश में जो व्यवस्था है वो है संघीय। हमारे भारत देश के लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था ही लागू की गई है। और आपने अभी जाना दोस्तों कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार से गठित हो सकती है। तो संघीय व्यवस्था स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के आपसी समझौते से ही गठित हो सकती है। अगर आपके देश के राज्यों में बिल्कुल भी आपस में समझौता ना हो तो बिल्कुल भी संघीय व्यवस्था गठित नहीं हो सकती। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
84 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से संघीय राज्य स्वतंत्र राज्यों के समझौते से बने हैं। आप लोग बताएंगे बाबू वैसे संघीय राज्य जो कि स्वतंत्र राज्यों के समझौते से बने हैं। तो राइट आंसर 84 का हमारा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी को ले लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आने वाले जो संघीय राज्य है यही संघीय देश बाबू स्वतंत्र राज्यों के समझौते से बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 84 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 85 नंबर के सवाल पर। इसमें आप लोगों से पूछा गया है इस तरह गठित संघीय राज्यों में राज्यों की स्वायत्तता कैसी होती है। इस तरह मतलब किस तरह बाबू, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह, यानी कि देखिए यहाँ पर जो संघीय राज्य है ना हम उसकी बात कर रहे हैं। संघीय राज्य का यहाँ पर बात किया जा रहा है बाबू। संघीय राज्य वाले जो गठन है उस गठन के आधार पर ही यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह गठित संघीय राज्यों में राज्यों की स्वायत्तता कैसी होती है, तो याद रखेंगे समान और प्रबल। 85 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। जिस देश में संघीय व्यवस्था लागू होती है, जिस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघीय व्यवस्था दोस्तों रहती है, उस देश में प्रबल लोकतंत्र का शासन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उस देश में कभी भी लोगों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई भी विभिन्नता नहीं रहती है, कोई भी असमानता नहीं रहती है। जो कानून होता है वो देश के सभी लोगों के लिए एक समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, चलिए 86 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है ऐसे संघीय राज्यों में राज्यों के अधिकार कैसे होते हैं। बताएंगे बाबू ऐसे संघीय राज्यों में राज्यों के जो अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, तो याद रखेंगे 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यों के अधिकार अधिक होते हैं। राज्यों के अधिकार क्या होते हैं, अधिक होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य सरकार के पास पावर होता है। जो राज्य सरकार होते हैं उनके पास ज्यादा शक्ति होती है केंद्र सरकार की तुलना में। किसके अंतर्गत, तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो 86 का राइट ऑप्शन बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 87 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर संघीय सरकार की स्थापना की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। बताइए तो बाबू, जब भी किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर संघीय सरकार की स्थापना की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 88 नंबर में संघीय व्यवस्था के तहत राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवादों का समाधान कौन करता है। संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, न्यायपालिका करता है या फिर प्रधानमंत्री करते हैं। 88 का करेक्ट आंसर बताएंगे तो बाबू इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका। ठीक है, याद रखेंगे संघीय व्यवस्था के तहत यानी कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवादों का समाधान अगर कोई करता है तो वो करता है न्यायपालिका। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 88 का। 89 नंबर सवाल है संविधान के अलावा संघीय व्यवस्था के अधिकारों और शक्तियों का स्रोत क्या हो सकता है। बताइए तो संविधान के अलावा, संविधान को छोड़कर संघीय व्यवस्था के अधिकारों और शक्तियों का जो स्रोत हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे बाबू 89 का करेक्ट आंसर होगा लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 90 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, उनमें से कौन सी सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रबंधन करती है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया ना संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकार होती है, जिसमें पहला है राज्य स्तर वाला सरकार और दूसरा है केंद्र स्तर वाला सरकार। आपको बताना है कि दोहरी सरकार उनमें से कौन सी सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रबंधन करती है। तो
याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही बाबू राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रबंधन करती है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार को ही राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रबंधन करने का अधिकार मिला है। तो 90 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 91 नंबर के सवाल पर आते हैं बाबू। बोला गया है भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था कैसे स्थापित की गई है? बताइए तो। 3 देश यहां पर दिया गया है, कौन कौन बाबू? भारत, बेल्जियम और स्पेन। आप सभी बताएंगे कि इन तीनों देशों में कौन सी संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करके यही बाबू शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था में स्थापित की गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करके ही संघीय शासन व्यवस्था में इस व्यवस्था को बाबू स्थापित किया गया है। ठीक है, किन देशों में? तो भारत, बेल्जियम और स्पेन जैसे देशों में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 92 नंबर के सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? तो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो 92 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, 93 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट अधिकार किसे दिए जाते हैं? अवशिष्ट मतलब बचे खुचे अधिकार। आप सभी बताएंगे बाबू कि संघीय शासन व्यवस्था में जो अवशिष्ट अधिकार है, जो अवशेष अधिकार है, वो किसे दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को ही। किसको बाबू? केंद्र सरकार को ही दिए जाते हैं। तो सही आंसर 93 का ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। 94 नंबर के सवाल पर आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है भारत में किन राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो याद रखेंगे बाबू जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 3 राज्यों को ही विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन 3 राज्यों में कोई भी शासन व्यवस्था लागू करने से पहले, कोई भी नियम लागू करने से पहले बाबू सबसे पहले इन तीनों राज्यों के सरकार से सहमति लेनी होती है, तब जाकर केंद्र सरकार इन तीनों राज्यों में अपना कोई नियम लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो 94 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, इन तीनों राज्यों का अपना एक अलग ही कानून है, अपना एक अलग ही संविधान है। केंद्र सरकार अगर चाहेगा कि हम जबरदस्ती इन तीनों राज्यों पर अपना कानून, अपना नियम, अपना नीति, अपना जो आदेश है वो लागू कर दे, वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता जब तक इन तीनों राज्यों के लोग और उस राज्य के सरकार नहीं चाहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे बाबू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है यहां पर संघीय शासन व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? 2 मुख्य उद्देश्य बताना है बाबू। संघीय शासन व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य। तो मैं आप सभी को बता दूं कि संघीय शासन व्यवस्था के जो 2 मुख्य उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करना। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, क्षेत्रीय विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करना। जिस देश में बिल्कुल भी राष्ट्रीय एकता नहीं होगी वह देश विखंडित हो सकता है। वह देश बाबू धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के आधार पर टूट सकता है, विखंडित हो सकता है, अखंडता से खंडता के रूप में वो परिवर्तित हो सकता है। तो संघीय शासन व्यवस्था के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नतः यही है कि क्षेत्रीय विविधताओं का आदर करना और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करना। दोस्तों क्षेत्र के हिसाब से जो भी संस्कृति है लोगों की, हमारे भारत देश में बाबू आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की संस्कृति को नीचा दिखाएं या किसी की संस्कृति का हम मजाक उड़ाएं, किसी का भाषा का हम मजाक उड़ाएं, किसी के रहन सहन, उसके परिवेश का हम मजाक उड़ाएं। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते हैं। हम दोस्तों उनके संस्कृति का आदर कर सकते हैं, हम लोगों को सम्मान दे सकते हैं। हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या फिर किसी भी क्षेत्र से क्यों ना संबंधित हो, उन्हें हम सम्मान दे सकते हैं, उन्हें हम आदर दे सकते हैं, उनके संस्कार का हम सम्मान कर सकते हैं, ना कि हम
हम उन्हें नीचा दिखा सकते हैं। अगर हम उनके साथ बाबू कोई भी गलत काम करेंगे या उनके साथ कोई भी असमानता या असमान व्यवहार करेंगे तो इससे हमारे देश में बाबू एक तरीके से असंतुष्टता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। और जब हमारे देश के लोगों में असंतुष्टता जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब देश के लोग अपने आप को ये समझने लग जाएंगे कि ये देश मेरा नहीं है, क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर और साथ ही क्षेत्र के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, ऊंच नीच की भावना रखा जा रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे कि अपना एक अलग ही क्षेत्र बना लेंगे, अपना एक अलग ही सरकार बना लेंगे और हमारे भारत देश से अलग हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर हमारे भारत देश का हर एक राज्य करने लग जाएगा तो हमारा भारत देश दोस्तों टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। हर टुकड़ा भारत ही कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? पूरा का पूरा भारत देश ही टूट जाएगा। किसी भी एक सरकार का आधिपत्य पूरे देश के राज्य पर, पूरे देश के जनता पर नहीं हो पाएगा। तो पूरे देश के जनता पर अपना आधिपत्य रखने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए देश में रहने वाले लोगों के भावनाओं को समझना होगा। उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों को दिलाना होगा। उनके जो मांगे हैं उनके मांगों को सरकार को पूरा करना होगा। और साथ ही वो जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने जिस भाषा से जुड़े हुए हैं, उनके जो भी दोस्तों, जो भी उनके पारंपरिक जो भी उनके दोस्तों रस्म है, जो भी उनके पारंपरिक जो भी रहन सहन है, अगर उन रहन सहन का हमारे देश में बाबू सम्मान दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के जो लोग होंगे वो बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, हमारे देश से बिल्कुल भी वो दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, कभी भी अपने मन में असंतोष नहीं रखेंगे। अगर हमारे देश के लोगों में असंतोष उत्पन्न होगा तो हमारा देश दोस्तों टूटने के कगार पर आ जाएगा। तो इसी कारण संघीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है। और क्यों लागू किया गया है मैंने आपको बताया, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण क्षेत्रीय विविधताओं का आदर होता है और साथ ही राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा होती है। ठीक है, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आपस में भाईचारे का संबंध बनाकर इस देश में रहते हैं। और देश में जब भी कोई भी समस्या आती है, कोई भी अगर हमारे देश में संकट आता है या आपदा आता है तो उस आपदा से देश के सभी लोग ही मिलकर रक्षा करते हैं। हमारे देश को, हमारे देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर ही हमारे देश की क्या करते हैं दोस्तों, रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए 96 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है संघवाद के नियम किस प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे बाबू, संघवाद के जो नियम होते हैं वो होते हैं कुछ हद तक लचीले और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न। जो संघवाद के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कुछ हद तक लचीले और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर के सवाल में पूछा गया है संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किस देश से हुई थी। आप सभी बताएंगे बाबू कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी शुरुआत आखिरकार किस देश से हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका। अमेरिका देश से हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बाबू, संघीय शासन की व्यवस्था देश देश में क्यों भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग देशों में क्यों अलग अलग होती है, क्यों भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर सही आंसर 98 का हमारा होगा बाबू। सभी देशों के सामाजिक एवं ऐतिहासिक अनुभव अलग होते हैं बाबू। हमारे देश में जो भी संघीय शासन व्यवस्था लागू किया जाता है वो लागू किया जाता है हमारे देश में रहने वाले लोगों के अनुसार और साथ ही जो हमारे देश का इतिहास है उसके अनुसार। हमारे देश का जो इतिहास रहा है, हमारे देश के इतिहास के अनुसार, हमारे देश के संपदा के अनुसार और साथ ही हमारे देश में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार ही संघीय शासन व्यवस्था लागू किया जाता है। अगर बाबू जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर इनमें भिन्नता होती है, देश में अलग अलग देशों में अगर भिन्नता होती है तो भिन्नता होने से जो संघीय शासन व्यवस्था है वो भी विभिन्न हो जाएगी, वो भी अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सभी देशों के सामाजिक एवं ऐतिहासिक अनुभव अलग अलग होते हैं। हमारे देश का जो ऐतिहासिक बाबू साहित्य है वो अन्य देशों की तुलना में अलग है। हमारे देश का जो सामाजिक साहित्य है, हमारे देश का जो रहन सहन है, हमारे देश का जो
सांस्कृतिक व्यवहार है वो अन्य देशों की तुलना में अलग है। हमारे देश का बाबू जो राष्ट्रीयता है वो अन्य देशों की तुलना में अलग है। तो अलग होने के कारण ही जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वो अलग अलग हो जाती है। हमारे देश के लोगों का जो सोच है, जो विचार है और साथ ही दोस्तों देश के प्रति इनका जो प्रेम है वो अन्य देशों की तुलना में अलग है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ के लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते, उनको अपने देश से कोई मतलब नहीं होता, उनको अपने देश से कोई परवाह नहीं होता, वो बिल्कुल भी अपने देश के सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, अपने देश के सरकार का सम्मान नहीं देते हैं, उनके अधिकारों को नहीं मानते हैं। तो बाबू इस कारण क्या होता है कि जो देश होता है वो टूट जाता है और उस देश को चलाने वाला जो सरकार होता है उसकी सत्ता भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी कारण दोस्तों देश के जो सरकार होते हैं, जो केंद्र में होते हैं, देश के जो भी सरकार केंद्र में होते हैं उनको कई प्रकार के दोस्तों अधिकार दिए गए हैं ताकि वो अपने देश की जनता को दबा सके, अपने देश की जनता को कंट्रोल में रख सके, ताकि उनके देश की जनता बिल्कुल भी अपने नियमों से बिल्कुल भी आगे ना जा सके, अपने मर्यादाओं से बिल्कुल भी आगे ना जा सके। अगर देश की जनता अपनी मर्यादा से बाहर चली जाएंगी, हमारे देश के जो कानून है, जो संविधान में बनाई गई नीतियां हैं उनसे वो आगे चली जाएंगी, तो दोस्तों हमारे देश में जो सरकार है उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसी कारण हमारे देश में सुरक्षा कर्मी बनाए गए हैं, पुलिस बनाए गए हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जब पुलिस से कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके लिए आर्मी बनाए गए हैं ताकि हमारे देश के लोगों में कोई भी दोस्तों जो होता है ना असमानता जैसी स्थिति वो उत्पन्न ना हो। अगर कोई असमानता जैसी स्थिति हमारे देश में उत्पन्न करता भी है तो उसे सरकार के द्वारा जल्द से जल्द बाबू सजा दिया जाता है, ताकि हमारे देश में बिल्कुल भी धर्म, जाति और बिल्कुल भी दोस्तों उच्च नीच के नाम पर अखंडता उत्पन्न ना हो। अखंडता नहीं, खंडता उत्पन्न ना हो। ठीक है, अखंडता रहेगा तो ठीक है, लेकिन खंडता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 99 नंबर के सवाल में कहा गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, मैंने आप सभी को भी बताया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ऐतिहासिक संदर्भों, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों पर निर्भर करता है। और यही चीज़ दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। यही चीज़ क्या होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण ही बाबू जो नियम होते हैं संघवाद वाला वो अलग अलग हो जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बाबू, इसमें बाबू आप लोगों से बोला गया है 100 नंबर के सवाल में संघीय शासन व्यवस्था किस उद्देश्य को लेकर चलती है। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। मैंने आप सभी को बताया ना, जो संघीय शासन व्यवस्था है वो हमारे देश के राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करता है और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के जो सांस्कृतिक विविधता है उनका वो सम्मान करता है। विभिन्न क्षेत्रों के जो भी सांस्कृतिक साहित्य है, उनका जो भी बाबू रहन सहन है, उनके जो भी परंपरा है उनका सम्मान करता है। कौन? तो संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए 101 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा राज्य विशेष अधिकार प्राप्त था। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा राज्य विशेष अधिकार प्राप्त था, यानी कि किस राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त था। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। किसको बाबू? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त था। मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी नीति देश का सरकार लागू करना चाहेगा तो वो लागू नहीं कर सकेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर के सरकार बिल्कुल भी केंद्र सरकार को अनुमति नहीं देंगे, या फिर उस देश में रहने वाले लोग जो होंगे वो अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि बाबू जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग ही संविधान है, अपना एक अलग ही नियम है जो कि हमारे भारत देश के संविधान से अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि अलग दर्शाता है। हमारे भारत देश के संविधान से जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, उनके जो नियम होते हैं वो अलग हो जाते हैं, इसीलिए बाबू जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त है हमारे देश के केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के दोस्तों, कई प्रकार के यहाँ पर आतंकवादी हमले, कई प्रकार के यहाँ पर हिंसावादी दोस्तों विद्रोह देखने को मिलता है। इसी कारण उन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा हो सके, जम्मू कश्मीर पर कभी भी किसी प्रकार का
कोई भी ज़्यादा मात्रा में कष्ट ना आ सके, ज़्यादा मात्रा में कोई भी मानवीयकृत आपदा न आ सके। ठीक है, इसीलिए विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप देश की क्या पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है बताइए तो? संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप देश की किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों पर निर्भर करता है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग संदर्भों में बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप सब याद रखेंगे। कोई भी देश का कानून बनता है तो उस देश के ऐतिहासिक दृष्टि से ही बनता है। उस देश का ऐतिहासिक दृष्टि कैसा रहा है, उस देश का ऐतिहासिक साहित्य कैसा रहा है, उस देश में रहने वाले लोगों की जो सोच है, उनका जो सांस्कृतिक साहित्य है वो कैसा है, उसके आधार पर ही उनकी भाषा कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उसके आधार पर ही बाबू हमारे देश का जो कानून है वो बनता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? सही कथन बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें बाबू सही कथन जो होगा वो हो जाएगा कौन? तो यहाँ पर हमारा जो सही कथन होगा वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। कभी कभी राज्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर। मैंने आप लोगों को बताया ना, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, आतंकवादियों से रक्षा के लिए और साथ ही प्राकृतिक आपदा के लिए और साथ ही दोस्तों धर्म के नाम पर होने वाले हिंसा की रक्षा के लिए ही जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष अधिकार दिया गया है, ताकि उस देश की सरकार उस देश में, ताकि उस राज्य की सरकार, देश नहीं जम्मू कश्मीर राज्य है ना, ताकि उस राज्य की सरकार उस राज्य में रहने वाले लोगों की रक्षा कर सके, उनमें कोई भी विद्रोह उत्पन्न ना होने दे सके और साथ ही उन लोगों के जो भी मांग है उनको वो पूर्ण कर सके। ठीक है, तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला। कभी कभी राज्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है आप लोगों से बाबू, इसमें कहा गया है, संघीय शासन व्यवस्था में किस संस्था का विवाद निवारण करने का अधिकार होता है? तो याद रखेंगे 104 का राइट आंसर होगा न्यायपालिका। देख नहीं रहे हैं, एक ही प्रश्न में बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न यही ना है बाबू, संघीय शासन व्यवस्था में किस संस्था का विवाद निवारण करने का अधिकार होता है? तो यहाँ पर न्यायपालिका संस्था आप लोग याद रखेंगे। न्यायपालिका संस्था का विवाद निवारण करने का अधिकार होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की सरकार कहलाती है? तो याद रखेंगे दोहरी सरकार ना, दोहरी सरकार याद रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोहरी सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 106 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, भारत को विविधताओं से भरा हुआ देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के भाषा वाले लोग पाए जाते हैं, विभिन्न परंपराओं से जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। उनके साहित्य अलग होते हैं, उनके रहन सहन अलग होते हैं और साथ ही उनके क्षेत्रीयता का जो साहित्य है वो भी अलग होते हैं। इसी कारण दोस्तों हमारे भारत देश में विविधताएं पाए जाते हैं, विविधताएं जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता है। हमारे भारत देश के संपूर्ण क्षेत्र में एक ही संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है, एक ही भाषा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही परंपरा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही दोस्तों बिल्कुल भी जो धर्म है वो नहीं है, अलग अलग है। क्षेत्र के अनुसार दोस्तों जो परंपरा होती है, जो संस्कृति होती है, जो साहित्य होती है वो अलग अलग हो जाती है। इसी कारण भारत को विविधताओं से भरा हुआ देश कहा जाता है। तो 106 का आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को समझ के रखना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर बाबू आते हैं। इसमें क्या बोला गया है जी? इसमें बोला गया है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के लिए क्या आवश्यक था? तो याद रखेंगे, विविधताओं को पहचान कर उन्हें मान्यता देना। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या आवश्यक था? तो विविधताओं मतलब हमारे भारत देश के विभिन्न संस्कृतियों की पहचान कर उन्हें मान्यता देना, उन्हें मान्य देना बाबू आवश्यक था। क्या करने के लिए? तो भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के लिए। तो 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला प्रश्न है बाबू, भारत में लोगों को स्वशासन का अवसर देने के लिए क्या किया गया? बताइए तो। भारत में लोगों को स्वशासन, स्वशासन मतलब खुद वो राज कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी सरकार का अधीन नहीं रह सकते हैं, बल्कि सरकार जो होगा वो लोगों के अनुकूल काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, देश की जनता के लिए काम करेगा, देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए काम करेगा। नागरिक स्वतंत्र है, वो बिल्कुल भी अपने सरकार के अधीन नहीं है, सरकार का उनके ऊपर कोई आधिपत्य नहीं है। बस देश के नागरिक को देश में बनाया गया जो कानून है उसके अंदर में रहना होगा, देश में बनाए गए जो नीतियां हैं, जो संविधान है उसके अनुसार चलना होगा। अगर देश के नागरिक उनका पालन नहीं करेंगे, हमारे देश में जो संविधान बना है, संविधान में हमारे देश को चलाने के लिए जो कानून बने हैं, अगर उनका पालन हमारे देश के लोग नहीं करेंगे तो बाबू ऐसे में जो देश का सरकार होगा वो क्या करेगा कि उन लोगों पर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। अन्यथा अगर कोई भी देश के लोग बाबू, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अगर हमारे भारत देश के संविधान में बनाए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर देश की सरकार का कोई भी आधिपत्य नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत में लोगों को स्वशासन का अवसर देने के लिए, यानी कि खुद शासन का अवसर देने के लिए क्या किया गया? तो याद रखेंगे, सत्ता में लोगों की सहभागिता की व्यवस्था की गई, सत्ता में लोगों की सहभागिता की व्यवस्था की गई। बाबू अगर सत्ता में लोगों की सहभागिता नहीं की गई होती तो बताइए सरकार बनता? बताइए, सत्ता में लोगों की सहभागिता के कारण ही ना सरकार बनता है, चाहे वो सरकार केंद्र हो, राज्य हो या फिर क्षेत्र वाला क्यों ना हो, कोई भी अगर सरकार बनता है तो जनता के सहमति के कारण ही बनता है, जनता द्वारा दिए गए वोट के कारण ही बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार जबरदस्ती बन जा रहा है, कोई भी सरकार तानाशाही के माध्यम से बन जा रहा है, लोगों के हितों को ना देखते हुए वो बस जबरदस्ती देश का सत्ता संभाल ले रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश के जनता ही देश के सत्ता को उस सरकार के हाथ में देती है जो सरकार इस देश को चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप समझ सकते हैं कि जनता स्वशासन का अवसर देने के लिए, हमारे भारत में लोगों को स्वशासन का अवसर देने के लिए क्या किया गया है? तो सत्ता में लोगों की सहभागिता वाली व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगर आपके क्षेत्र का कोई वार्ड कमिश्नर भी बनता है या कोई चेयरमैन या उप चेयरमैन भी बनता है तो वो भी लोगों के सहमति से ही बनता है, क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए वोट के माध्यम से ही बनता है। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती बन जाता है, ठीक है। अगर वो जबरदस्ती बन जाएगा तो फिर लोकतंत्र वाला जो व्यवस्था है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, इसमें आपको देखना होगा कि अगर कोई भी सरकार बन रहा है, चाहे वो सरकार दोस्तों छोटा क्षेत्र वाला हो या राज्य स्तर वाला हो या केंद्र स्तर वाला हो, तो उसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार वाला काम होगा तो ऐसे में गलत सरकार के हाथ में, गलत नेता के हाथ में हमारे देश की सत्ता चली जाएगी, और जब गलत सरकार के हाथ में, गलत नेता के हाथ में हमारे देश की सत्ता चली जाएगी तो हमारे देश को टूटने में वक्त नहीं लगेगा, हमारे देश को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा, हमारे देश के लोगों को बिखरने में, हमारे देश के लोगों में दोस्तों हिंसावादी क्रिया शुरू होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देश के लोग बिल्कुल भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि शांतपूर्वक रह पाएंगे, हमारे देश के जो गलत सरकार होंगे वो क्या करेंगे कि हिंसावादी प्रक्रिया से देश के लोगों में ही झगड़ा करवा कर मरवा देंगे। तो ऐसे सरकारों से अपने इस देश को बचाना है, अपने इस देश को उस सरकार के हाथ में देना है जो इस देश को अच्छे से चला सके, जो इस देश में रहने वाले लोगों के हित के लिए काम कर सके, जो देश के लोगों के व्यवहारों को समझ सके, उनके मांगों को समझ सके, उनके हितों का वो आदर कर सके। ऐसे सरकार के हाथों में ही अपने देश की सत्ता को देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया बाबू ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 109 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें बोला गया है आप लोगों से, देखिए समझ में आ रहा है ना, 109 नंबर में क्या बोला गया है? देखिए तो इसमें कहा गया है शासन की शक्तियों को किनके बीच बांटना आवश्यक था? तो याद रखेंगे स्थानीय और केंद्र सरकारों के बीच। बाबू कोई भी एक सरकार पूरे देश को नहीं चला सकता, क्योंकि पूरे देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो दोस्तों विभिन्न परंपराओं वाले होते हैं, विभिन्न सोच विचार वाले होते हैं, विभिन्न दोस्तों धर्म और विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश वाले होते हैं। तो ऐसे में कोई भी एक सरकार पूरे देश को नहीं चला सकता, पूरे देश के साथ
शासन व्यवस्था को अपने अधीन नहीं रख सकता है। इसके लिए दोस्तों छोटे छोटे स्तरों पर सरकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर बाबू कोई एक देश संचालित तो हो पाएगा। आप जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत ही बृहत और बहुत ही बड़ा और समृद्ध देश है, और हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही बृहत है, बहुत ही ज़्यादा है, और क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी एक सरकार को इस देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राज्य के आधार पर सरकारों को बांटा गया है राज्य सरकार के रूप में, और राज्य में जो भी क्षेत्र हैं, राज्य में जो भी क्षेत्र हैं, जो भी प्रांत है, तो उस प्रांत के आधार पर भी सरकार को बांटा गया है ताकि वो प्रांत उस सरकार के अनुसार चल सके। इस तरीके से दोस्तों सरकार के आधार पर, यानी कि सरकार को विखंडित कर करके, सरकार को विस्तृत कर करके इस देश की सत्ता को चलाया जा रहा है। भारत देश की जो सत्ता है उसे चलाया जा रहा है, और लोगों के हितों को समझा जा रहा है, और लोगों के हितों के अनुकूल हमारे देश की सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, ताकि लोगों में कोई भी असंतोष या असंतुष्टता उत्पन्न ना हो सके, कोई भी दोस्तों हमारे देश में लोग विद्रोह उत्पन्न ना कर सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बताया, याद रखेंगे। अगर नहीं बताया है तो डी समझ कर रखेंगे। ठीक है, 110 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है भारत में किस शासन व्यवस्था को अपनाया गया, तो याद रखेंगे संघीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था। तो 110 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 110 नंबर सवाल के बाद अगला सवाल है, भारत लंबे समय तक किसके अधीन रहा, बताइए। तो भारत जो है वो लंबे समय तक किसके अधीन रहा, यानी कि किसके उपनिवेश रहा था, किस देश के उपनिवेश रहा था लंबे समय तक, तो याद रखेंगे बाबू, यहां पर से आंसर होगा विदेशी शासन। 111 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासन के अधीन रहा था। कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक, 2 शताब्दी तक बाबू ब्रिटेन देश के अधीन रहा था। कौन, तो हमारा भारत देश। तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 112 नंबर के सवाल में आया है, अगर भारत में छोटे छोटे राज्यों की एकात्मक सरकार होती तो क्या समस्या होती, तो याद रखेंगे वे साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। कौन, तो दोस्तों एकात्मक सरकार। याद रखेंगे, अगर भारत में छोटे छोटे राज्यों की एकात्मक सरकार होती तो क्या समस्या होती, तो वे साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। साम्राज्यवादी शक्ति मतलब समझ रहे हैं, जो दूसरे देश के बाबू लोग हैं, जो दूसरे देश की जो सरकार है वो क्या करती, वो बाबू आक्रमण कर देती, और आक्रमण करके उस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर देती। तो इसी कारण बाबू हमारे भारत देश में छोटे छोटे राज्यों की एकात्मक सरकार लागू करने के बजाय संघीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है। तो 112 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 113 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत देशी रियासतों को क्या अधिकार दिया गया था, तो याद रखेंगे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का यही अधिकार दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो याद रखेंगे बाबू ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए 114 नंबर के सवाल पर आते हैं। पूछा गया है भारत में बड़ी संख्या में देशी रियासतें कब भारत में शामिल हो सकती थी, बताइए। तो भारत में बृहद संख्या में देशी रियासतें कब भारत में शामिल हो सकती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू जब संघीय शासन स्थापित हो। ठीक है, जब संघीय शासन स्थापित हो तभी भारत में बड़ी संख्या में देशी रियासतें भारत देश में शामिल हो सकती थी, अन्यथा नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 115 नंबर सवाल है, सावधानी यहाँ पर बोला गया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी किस व्यवस्था की समर्थक थे, तो याद रखेंगे बाबू इसका करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा हमारा संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था की समर्थक थी कौन सी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित संविधान सभा का आधार क्या था, तो बाबू 1946 में गठित संविधान सभा का जो आधार था वो था संघवाद। क्या था, संघवाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रांतों के प्रतिनिधि कैसे चुने गए थे, तो याद रखेंगे वहां की विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। मैंने बताया ना, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई सरकार बनता है तो वो बनता है उस क्षेत्र के जनता की
सहमति से। अगर उस क्षेत्र की जनता की सहमति ना हो तो उस क्षेत्र में कोई सरकार नहीं बन सकता, उस क्षेत्र में कोई भी सरकार उस क्षेत्र के शासन को अपने हाथ में नहीं ले सकता। जिस सरकार को, जिस पॉलिटिशियन को, जिस बाबू नेता को उस क्षेत्र में रहने वाले लोग वोट देंगे वही उस देश की सत्ता को संभाल सकता है। यानी कि जो लोग जिस बाबू पार्टी को या फिर जिस नेता को ज़्यादा मात्रा में वोट देंगे वही नेता, वही दोस्तों लीडर उस क्षेत्र को अपने हाथों में ले सकता है, उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को संभाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 118 नंबर सवाल है, देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि कैसे चुने गए थे? तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनके शासकों द्वारा नामित है, उनके शासकों द्वारा नामित देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि चुने गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे केवल केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना नहीं, केवल केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना नहीं होगा, राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संवर्धन करना ना, राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का संवर्धन करना, यानी कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए हमारे भारत देश में विविधताओं वाले जो लोग हैं और उन विविधताओं से जुड़े हुए जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा है उनका सम्मान करना, उनका दोस्तों उनके जो भी मतलब की परंपरा है उनका परंपरा का बाबू सम्मान करना। ठीक है, सम्मान यानी कि उनके परंपराओं को भारत देश में मान करना, ऐसा नहीं कि उनके परंपराओं को मिटा देना। हमारे इस भारत देश में अगर कोई मुसलमान अपना बाबू अपने धर्म के अनुसार अगर कोई भी पर्व मनाता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पर्व मनाने पर कोई पाबंदी है। हमारे भारत देश में अगर मुसलमान अपने पर्व को मनाते हैं तो क्या कोई पाबंदी है हमारे देश के सरकार के द्वारा कि आप ईद नहीं मना सकते हैं, आप बकरीद नहीं मना सकते हैं क्योंकि बकरीद में बकरी को काटा जाता है, आप मुहर्रम नहीं मना सकते हैं क्योंकि मुहर्रम के कारण लाइट चला जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो दोस्तों मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो या दोस्तों कोई भी धर्म क्यों ना हो, कोई भी अगर धर्म है या फिर कोई भी अगर छोटा या बड़ा वाला कोई भी अगर जाति के दोस्तों लोग हैं और उनके जो भी बाबू जो भी उनके पर्व हैं अगर वे पर्व मनाते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि झारखंड में अलग अलग पर्व होते हैं, झारखंड में कई प्रकार के दोस्तों पर्व मनाए जाते हैं, झारखंडी पर्व जिसको झारखंडी पर्व कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यूपी में चल जाइएगा, बिहार में चल जाइएगा तो क्षेत्र के अनुसार भी कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। तो उन पर्वों पर कोई भी रोक टोक नहीं है और साथ ही पहनावे पर भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अगर बाबू आप देखे होंगे मुसलमान में कोई अगर काला पहनता है पूरा अपने शरीर को ढककर, जिसको पता ना क्या तो कहा जाता है, क्या तो कहा भी जाता है दोस्तों, अगर काला पहनकर बाबू वो कोई भी लेडीज अगर चलती है या कोई अगर व्हाइट पहनकर पैजामा कुर्ता अगर मुसलमान लोग अगर चलते हैं, अपने सर पर टोपी लेकर चलते हैं, तो क्या हमारे देश के सरकार के द्वारा कोई पाबंदी है? बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। हमारे देश में अगर कोई भी हिंदू धर्म के लोग टीका लगाते हैं या जनेऊ धारण करते हैं या धोती पहनते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई भी ऐसा कानून है कि आप ये नहीं पहन सकते, आपको ये पहनना मना है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमारे देश में जितना स्वतंत्रता है उतना कोई और देश में बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ स्वतंत्र हैं, आप देख सकते हैं स्वतंत्रता के कारण ही आज के इस देश में, आज के इस समय में हमारे देश में जो लड़कियां है वो छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। अगर कपड़ों पर भी कोई दोस्तों नियम होता, कपड़ों पर भी अगर कोई भी नीति होता तो कोई भी लड़की दोस्तों छोटा छोटा कपड़ा नहीं पहनती, क्योंकि उस पर दोस्तों कोई नियम लग जाता और उस नियम के बदले, उस नियम को तोड़ने के बदले उनके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा कोई नियम तो है नहीं। हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है और हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो उस संस्कृति को स्वतंत्र पूर्वक पालन कर सकते हैं, स्वतंत्र पूर्वक उसे निभा सकते हैं। उनके जो भी रहन सहन है वो अपने रहन सहन को वो आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही उनकी जो भी भाषा है वो उस भाषा को बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हमारे भारत देश में मगही बोल रहा है या कोई अगर उर्दू बोल रहा है या कोई संस्कृत बोल रहा है तो उसके ऊपर पाबंदी है। पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाबू हमारे भारत देश के संविधान में ऐसा बिल्कुल भी बना ही नहीं है। अगर कोई मानकर चलते हैं अगर कोई लड़का हिंदू धर्म का है और वो मुसलमान धर्म की लड़की से विवाह करना चाहता है तो इसके लिए भी कोई नियम या कानून हमारे भारत देश के संविधान में नहीं बनाया गया है। इसका उल्टा ही बनाया गया है। बनाया गया दोस्तों कि अगर कोई लड़का
किसी जाति से संबंधित है तो वो दूसरे जाति यानी कि वो इंटरकास्ट में विवाह कर सकता है, इंटरकास्ट में शादी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू धर्म का लड़का है तो मुसलमान धर्म की लड़की से विवाह कर सकता है, अगर सिख धर्म की लड़की है तो ईसाई धर्म के लड़का से विवाह कर सकती है, धर्म परिवर्तन करके वो शादी कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर रोक टोक होता है, अगर दोस्तों ये नियम हमारे भारत देश में नहीं होता तो अगर कोई भी लड़का या लड़की इंटरकास्ट में अगर विवाह करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन नहीं होता है क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान में ही ये बाबू ये छूट दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि हमारे भारत के लोग, जो हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल भी असंतोष अपने मन में ना रखें। हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने मन में बिल्कुल भी अपने देश के सरकार के प्रति असंतुष्टता उत्पन्न ना करें। और यहाँ पर एक चीज और आप लोग समझ कर रखिएगा, असंतोष उत्पन्न करने के लिए यानी कि असंतोष और असंतुष्टता के लिए ही दोस्तों ये सारे चीज़ें को बिल्कुल भी मान्य नहीं रखा गया है हमारे देश के सरकार के द्वारा। आप ये मत बोलना कि सर तब तो कल का अगर कोई मतलब कि लड़की का अगर रेप हो रहा है तो इसमें भी सरकार को बस ये सोचना चाहिए कि लड़की का रेप हो रहा है, अगर हम रेप बंद कर देंगे तो हमारे देश के जो लोग होंगे उनके अंदर असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, हमारे देश में रहने वाले नागरिकों के अंदर यानी जो नागरिक रेप करने वाले हैं उनके अंदर असंतुष्टता उत्पन्न हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया ना दोस्तों, जो भी अच्छे काम है उनसे संबंधित संविधान हमारे देश के लिए बन चुके हैं। अगर उस संविधान में जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के खिलाफ है, उन नियमों के अगर दोस्तों अलग कोई अगर काम व्यक्ति करता है तो उसके लिए कार्रवाई होगी, उसके ऊपर दोस्तों कानून कार्रवाई किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बात है दोस्तों हमारे देश को तोड़ने का हो जाएगा तो देश को तोड़ने के लिए दोस्तों जो लोग देश को तोड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर केवल और केवल दोस्तों जो कानून बनाए गए हैं वो केवल असंतोष और असंतुष्टता के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि इस देश की एकता के लिए बनाए गए हैं। हमारे देश के संविधान को बनाने वाले जो संविधान निर्माता है उन्होंने ये सोचा था कि अगर इंटरकास्ट में शादी किया जाएगा तो इससे हमारे इस देश में जात पात की जो भावना होगी वो मिटेगी, लोग जात पात को भूलकर एक दूसरे के निकट आएंगे और एक दूसरे के निकट आकर अपने जातिवादी जो संबंध है उसे मजबूत करेंगे, और जब मजबूत करेंगे तो ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सही रहेगा। इस कारण दोस्तों हमारे देश के संविधान निर्माता जो हैं उन्होंने अपने संविधान में इंटरकास्ट विवाह को मान्य रखा। अब यहाँ पर बात करते हैं बाल विवाह का। तो दोस्तों बाल विवाह को उन्होंने रोका कि नहीं रोका? अगर बाल विवाह होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कभी भी बाल विवाह अब नहीं आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे भारत देश के कानून में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। पहले होता था लेकिन अब बिल्कुल भी होता नहीं है। अगर हम यहीं पर बात करें सती प्रथा का, तो पहले सती प्रथा चलता था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चलता, उसे भी बंद कर दिया गया है। हमारे भारत देश के कानून में सती प्रथा से संबंधित कोई कानून नहीं है। अगर सती प्रथा में कोई भी अगर स्त्री अपने पति के साथ जलती है तो बाबू जलाने वाले पर कार्रवाई किया जा सकता है, जलाने वालों को बाबू दंड दिया जा सकता है अगर ऐसा किसी क्षेत्र में होता है तो दोस्तों हमारे देश की समृद्ध हमारे इस भारत देश को समृद्ध करने के लिए, हमारे इस भारत देश के लोगों में खुशी उत्पन्न करने के लिए, हमारे इस भारत देश को समृद्ध बनाने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं वे सभी कानून दोस्तों अनुकूल हैं हमारे देश के लोगों के प्रति, याद रखेंगे। तो आप सभी यहाँ पर ले लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। चलिए आते हैं 120 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस आधार पर स्थापित की गई? तो याद रखेंगे सांस्कृतिक विविधता के आधार पर। किस आधार पर बाबू? तो सांस्कृतिक विविधता के आधार पर। तो 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। 121 नंबर सवाल है भारतीय संघीय व्यवस्था में कितनी तरह की सरकारों की व्यवस्था की गई है? तो याद रखेंगे दो, एक राज्य स्तर वाले सरकार, एक राज्य स्तर वाला सरकार और एक केंद्र स्तर वाला सरकार। तो 121 का करेक्ट आंसर मुन्ना हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ना। सारे प्रश्न हल्के हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्र के लिए बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय सरकार। संपूर्ण राष्ट्र के लिए बनाई गई सरकार को कहा जाता है केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर बनाई गई सरकार को कहा जाता है राज्य सरकार। तो 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बाबू प्रत्येक राज्य के लिए बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो राज्य स्तर वाला सरकार यानी कि राज्य सरकार। यहां पर करेक्ट आंसर 123 का बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। 124 नंबर सवाल में कहा गया है
संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकार किस रूप में विभाजित किए गए हैं? तो याद रखेंगे दो सूचियों में। 124 का सही आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर, या दो सूचियों में नहीं जी, तीन सूचियों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन? तो आगे मिलेगा। संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकार को विभाजित किया गया है 3 सूचियों में। कौन कौन? तो आगे मिलेगा बाबू, देखिए आगे मिलेगा, बताते हैं कौन मिलेगा। यहाँ पर 125 नंबर सवाल है, संघ सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? संघ सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? तो याद रखेंगे संघ सूची में रखने वाले जो विषय हैं वो है पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय। पूरे देश के लिए कौन सा विषय है? तो महत्वपूर्ण विषय, यही विषय संघ सूची में रखा गया है बाबू। तो 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 126 नंबर के सवाल में कहा गया है, प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा आदि विषय किस सूची में आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा आदि विषय की सूची में आते हैं? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। यहाँ पर केंद्र तो नहीं दिया है लेकिन संघ सूची ले लीजिएगा। 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्र को ही संघ के रूप में हम जानते हैं तो संघ ले लीजिएगा, ठीक है। ये संघ का काम है, ये केंद्रीय सरकार का काम है। क्या करना? तो देश की दूसरों से रक्षा करना, विदेश नीति वाले नियमों को अपनाना, संचार साधन पर अपना दोस्तों संचार साधन की देखरेख करना, संचार साधनों को दुरुस्त करना, और मुद्रा जैसे नियमों पर अपना दोस्तों काम करना, ठीक है। तो ये सारे आते हैं किसके अंतर्गत? तो संघ सूची के अंतर्गत है। ये अधिकार किनको प्राप्त है? प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन और मुद्रा विषय आदि, ये किनको अधिकार प्राप्त है? तो संघ सूची वाले सरकार को प्राप्त है, ठीक है। आगे आते हैं 127 नंबर में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बाबू, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने बताया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बोला गया है, राज्य सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? तो याद रखेंगे स्थानीय महत्व के विषय। राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय महत्व के विषय रखे गए हैं, यानी कि राज्य के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है वो विषय ही राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो करेक्ट आंसर बाबू होगा 128 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 129 नंबर सवाल है, ये आ जाएंगे, देखिए यही आएंगे बाबू, राज्य सूची के अंतर्गत है। बोला गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि विषय किस सूची में शामिल है? तो बाबू स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि विषय शामिल है राज्य सूची के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत है। इनके ऊपर इन सभी के ऊपर किनका अधिकार होता है? तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। तो 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि इन पर बाबू कौन अपना शासन चला सकता है? तो राज्य सरकार, याद रखेंगे ना। चलिए इन पर जो भी देखरेख करेंगे, इन सभी चीजों पर जो देखरेख करेंगे वो राज्य सरकार करेंगे, क्योंकि ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 130 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है बाबू किसको? तो केंद्र सरकार को, ना कि राज्य सरकार को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 130 का हमारा होगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है जी, राज्य सरकार को। अब स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य संबंधी जो बाबू कानून होंगे वो राज्य सरकार ही बनाएगा। अब उसी प्रकार से हम ले लें स्वास्थ्य के बाद बाबू, अगर हम स्वास्थ्य के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य के बाद था शिक्षा और पुलिस, अगर हम शिक्षा और पुलिस से संबंधित कोई बाबू कानून ले लें तो उस कानून को बनाने वाले कौन होंगे? तो राज्य सरकार ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बाबू हमारा होगा राज्य सरकार, याद रखेंगे। देखिए राज्य सूची के अंतर्गत जो भी अधिकार आते हैं उन अधिकारों से जुड़े कानून राज्य सरकार ही बनाता है, ना कि केंद्र सरकार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी होगा। 130 हो गया ना। चलिए आते हैं अगले नंबर के सवाल पर। इसमें बोला गया है समवर्ती सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? समवर्ती सूची में किस प्रकार के विषय रखे गए हैं? एक संघ सूची हो गया, एक राज्य सूची हो गया, एक समवर्ती सूची हो गया। तो समवर्ती सूची में रखे गए हैं केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले बाबू। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय रखे गए हैं। तो 131 का करेक्ट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी ना। आइए
अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो दोनों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 133 नंबर के सवाल पर आते हैं दोस्तों। देखिए 133 नंबर सवाल में आप लोगों से क्या पूछा गया है? इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू 133 नंबर के सवाल में समवर्ती सूची के विषयों पर यदि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो किसका कानून मान्य होगा? बताइए तो। समवर्ती सूची में जब दोनों बाबू देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, समवर्ती सूची में दोनों आते हैं, कौन? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और दोनों को ही यहाँ पर देख सकते हैं समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो बाबू दोनों को ही अधिकार है। किनको? तो केंद्र और राज्य सरकार, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले केंद्र और राज्य, इन दोनों सरकारों को ही अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन आपको बताना है कि जब ये दोनों कानून बना देंगे तो इन दोनों में किनका कानून मान्य होगा, किनका कानून मान्य होगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानते हैं किसका? केंद्र सरकार का। 133 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केंद्र सरकार बाबू पूरे देश को चलाने वाला सरकार होता है, वही संघ सरकार होता है, उसके अधीन ही पूरे देश के राज्य सरकार होता है। तो यहाँ पर जो कानून मान्य होगा वो होगा केंद्र सरकार का, ना कि राज्य सरकार का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। 134 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का केंद्र सरकार को, उसे भी केंद्र सरकार को ही है। जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते हैं उन पर कानून बनाने का भी अधिकार केंद्र सरकार की हुई है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के हुए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद करते चलेंगे, ठीक है। 135 नंबर सवाल पर आते हैं बाबू। बोला गया है बचे हुए या अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो वही बतिया, बचे हुए या अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको है? तो केंद्र सरकार को ही है। तो 135 का करेक्ट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, याद रखेंगे ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है अधिकांश संघीय व्यवस्थाओं में साझी इकाइयों को किस प्रकार के अधिकार मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर 136 का होगा बराबर ना मिलते हैं, बराबर नहीं मिलते हैं ना, बराबर बिल्कुल नहीं मिलते हैं, असमान मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा विशेष राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था भारतीय संविधान के अनुसार, जो कि मैंने आप सभी को बता चुका है दोस्तों। तो 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है बाबू जम्मू कश्मीर के निवासियों के अतिरिक्त अन्य भारतीय नागरिक वहां क्या नहीं खरीद सकते हैं? तो जमीन या मकान, बना बनाया मकान, याद रखेंगे जमीन या बना बनाया मकान बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। यह अधिकार किनको है? तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही है वहां पर जमीन और मकान लेने का अधिकार, ना कि किसी और राज्य के लोगों को है। अगर अन्य राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन लेने के बारे में सोचेंगे तो बाबू वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस राज्य के संविधान में, उस राज्य के नियम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ना। अगर आप सोचिएगा कि जम्मू कश्मीर में जाकर हम जमीन ले लें तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 139 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद संख्या बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बाबू हमारा अनुच्छेद 370, जो कि बाबू हट चुका है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 370 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 139 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब बिल्कुल भी विशेष संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर बात करें बाबू मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों का, तो ये सभी जो राज्य हैं वो विशेष संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े हुए राज्य हैं। तो यहाँ पर बाबू आप बिल्कुल भी इन सभी को नहीं लेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश को लेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। आप देख सकते हैं मैं कब से बोले जा रहा हूँ बिना बीच में कोई ब्रेक लिए। मैं कब से आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ बिना कोई ब्रेक लिए। तो दोस्तों जितना मैं मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, आपके हित के लिए काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए बाबू आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए 141 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है बाबू, ऐसे राज्य या क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, यानी कि स्वतंत्र नहीं हो सकते, स्वतंत्र क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं बन सकते और जिन्हें किसी राज्य में विलय नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो केंद्र शासित। क्या कहा जाता है बाबू? केंद्र शासित कहा जाता है, याद रखेंगे। ऐसे राज्य या क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं बन सकते और जिन्हें किसी राज्य में विलय नहीं किया जा सकता, यानी कि जिन्हें किसी राज्य में मिलाया नहीं जा सकता, राज्य में समाहित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है जी। तो 141 क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है। 142 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बाबू यहाँ पर लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बिहार बिल्कुल भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो करेक्ट आंसर बिहार होगा, पता भी होगा आप सभी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को क्यों कठोर कहा जाता है? बाबू भारतीय संविधान को कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है, ना कि राज्य या किसी स्थानीय सरकार पर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ना। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। 144 नंबर के सवाल में है, संविधान संशोधन के लिए संसद के किस बहुमत की आवश्यकता होती है? बाबू संविधान बनाने के लिए, संविधान में सुधार करने के लिए, संविधान में अगर कोई त्रुटि है समय के साथ अगर संविधान में त्रुटि हो चुकी है तो उस त्रुटि में सुधार लाने के लिए, उनका संशोधन करने के लिए संसद के किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे बाबू इसका करेक्ट आंसर 144 का हो जाएगा 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर संसद में 2/3 बहुमत नहीं होती है तो बाबू ऐसे में संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे 2/3 वाला ना, ऑप्शन नंबर सी को। 145 नंबर के सवाल पर आते हैं बाबू। बोला गया है संविधान संशोधन के लिए कितने राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन आवश्यक है? अनुमोदन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधे राज्यों से अनुमोदन आवश्यक है। बात को समझना, प्रश्न में बोला गया है संविधान संशोधन के लिए, यानी कि संविधान में सुधार के लिए कितने राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन आवश्यक है? तो आधे राज्यों से। देश में जितने भी राज्य होंगे उन राज्यों में से अगर आधे राज्य विधान सभाओं में अनुमोदन देते हैं तो ऐसे में संविधान में संशोधन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों संसद के बहुमत का, तो संसद की बहुमत कितनी होनी चाहिए? तो 2/3 याद करते चलेंगे, ठीक है, संविधान संशोधन के लिए। अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पर, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है? बताइए तो निम्नलिखित में से ऐसी वो कौन सी संस्था है जो कि भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है? तो याद रखेंगे बाबू इसका करेक्ट आंसर 146 का होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। कौन बाबू? हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, इसको नहीं लेंगे ना। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। 147 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच कौन करता है? बाबू केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं तो कानूनों की वैधता की जो जांच है, यानी कि ये कानून वैध हैं कि नहीं है, देश के लिए हित के, हमारे इस देश के लिए हितकारी है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करता है? तो न्यायपालिका। कौन करता है? न्यायपालिका। 147 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ना। 148 नंबर के सवाल पर आते हैं। न्यायपालिका में जांच होने के बाद ही कोई कानून हमारे इस देश पर लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होगा। अगर केंद्र या राज्य सरकार कानून बना भी दे, न्यायपालिका में जांच नहीं होगी और न्यायपालिका इसको अवैध घोषित कर देगा तो वो कानून बिल्कुल भी हमारे देश पर लागू नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का। यहाँ पर बाबू
केंद्र और राज्य सरकारों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो यही होगा जी, कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का। हमारे देश में जो भी संसाधन जुटाए जाते हैं वो हमारे इस देश में रहने वाले लोगों के कर के कारण ही जुटाए जाते हैं दोस्तों। हमारे इस देश में जो भी सड़क, पुल या जो भी दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मतलब काम किए जाते हैं, कोई भी अगर कोई भी अगर संसाधन बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं हमारे इस देश में रहने वाले लोगों के टैक्स से। किससे? तो टैक्स से, पैसे से। तो बाबू यहाँ पर अधिकार प्राप्त है किनको? तो केंद्र और राज्य सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को भी प्राप्त है और राज्य सरकार को भी प्राप्त है। राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों पर टैक्स लगाकर उनसे वसूली करता है कर के रूप में। ठीक है, यानी कि कर लगाकर बाबू पैसा वसूली करता है और अपने राज्य को दुरुस्त करता है। ठीक उसी प्रकार से केंद्र सरकार क्या करता है? केंद्र सरकार भी दोस्तों कर वसूली करता है देश में रहने वाले लोगों से। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में वो कर क्यों ना वसूले, कर वसूल करके ही देश के हित के लिए वो काम करता है। देश में कहीं पर सड़क टूट जाए, पुल टूट जाए या कहीं पर भी कुछ भी अगर दोस्तों आपदा के कारण अगर देश में कहीं पर भी कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो उसमें सुधार दोस्तों टैक्स के पैसे से ही होता है। और टैक्स के पैसे से ही दोस्तों हमारे देश के आर्मी जवानों को पैसे मिलते हैं। हमारे देश में जो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले जो आर्मी के जवान होते हैं उन जवानों को पैसे भी बाबू हमारे टैक्स के पैसे से ही मिलते हैं। हमारे समाज को चलाने वाले, हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सेवा करने वाले जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों का पेमेंट भी बाबू हमारे इस देश में रहने वाले, हमारे राज्य में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के टैक्स के पैसे से ही बाबू उनका वेतन दिया जाता है, उनका जो पेमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा ना कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने पॉकेट से उनका वेतन दे रहा है, उनको वेतन दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, तो ऐसा कहना आपका गलत है। ये बाबू हमारे टैक्स के पैसे से ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू संघीय व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। संघीय व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक है वो है राजनीतिक संस्कृति और आपसी विश्वास। जब तक हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति और देश के लोगों में आपसी बाबू बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी संघीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। संघीय व्यवस्था में लागू होने वाले जितने क्रिया है वो बिल्कुल भी संचालित नहीं हो सकती जब तक कि हमारे देश के लोगों में आपसी विश्वास नहीं होगा। ठीक है, उनकी राजनीतिक संस्कृति बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 149 का। अगला प्रश्न है बाबू 150 नंबर में बोला गया है संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है जब। संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है जब 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 क्या? तो जब सत्ता पर एक इकाई का अधिकार हो जाए। जब सत्ता पर एक इकाई का अधिकार हो जाए तब संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आप सभी को बता चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले नंबर के सवाल पर। बोला गया है सत्ता में साझेदारी की भावना नहीं होने पर क्या हो सकता है? बाबू जब सत्ता में साझेदारी की भावना ना हो तो उस स्थिति में हमारे देश में क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे असंतोष और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है? असंतोष और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मैंने आप सभी को बता चुका है कि कैसे उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 152 नंबर सवाल है बाबू संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी को नकारने से क्या परिणाम हो सकते हैं? संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी को अगर नकारा जाता है, बिल्कुल भी अगर उसे अपनाया नहीं जाता तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम हो सकते हैं? तो गृह युद्ध हो सकता है और गृह युद्ध के कारण हमारे देश में विघटन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। विघटन यानी कि हमारा देश टूट सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए संघीय व्यवस्था लागू किया जाता है, इसको नकारा नहीं जाता हमारे देश के लोगों के द्वारा और देश को चलाने वाले सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश 1989 के बाद विघटित हुआ? तो सही आंसर होगा बाबू सोवियत संघ। कौन सा देश? सोवियत संघ विघटित हो गया था 1989 के बाद। तो 153 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो अत्यधिक केंद्रीकरण और सत्ता का जमाव। अत्यधिक केंद्रीकरण और सत्ता के जमाव के कारण ही बाबू जो सोवियत संघ था वो टूट चुका था, वो विघटित हो चुका था ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला प्रश्न है बाबू, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? राजनीतिक प्रणाली का मुख्य आधार बताना है। तो मुख्य आधार जो था वो था बाबू क्या? तो वो था साम्यवाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ना, साम्यवाद था। आप सभी को पता है कि साम्यवादी विचारों के समर्थक ही सोवियत रूस में रहते थे, सोवियत संघ रूस में रहते थे, और साम्यवादियों के लिए ही जो शासन व्यवस्था थी वो रूस में बनाई गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। इसमें कहा गया है सोवियत संघ के कौन से क्षेत्र अपनी आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी से असंतुष्ट थे? तो याद रखेंगे उज्बेकिस्तान और अन्य भाषाई क्षेत्र। यही क्षेत्र दोस्तों सोवियत संघ के आकांक्षाओं, सोवियत संघ के कौन से क्षेत्र अपनी आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी से असंतुष्ट थे, ठीक ना। उज्बेकिस्तान और अन्य भाषीय क्षेत्र ही अपनी आकांक्षाओं और हितों की अनदेखी से असंतुष्ट थे, ठीक ना। सोवियत संघ के यही क्षेत्र है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे ना। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करके आप सभी को बता रहा हूँ। अगला प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए बाबू, इसमें क्या कहा गया है। अब लास्ट है, बोला गया है सोवियत संघ में सत्ता की साझेदारी में किसकी प्रधानता थी? सोवियत संघ में सत्ता की साझेदारी में किसकी प्रधानता थी? तो याद रखेंगे 157 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रूसी मूल के नागरिकों की, इन्हीं की बाबू प्रधानता थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1986 में रूसी आबादी का प्रतिशत कितना था? यानी कि 1986 में रूस की जो आबादी थी वो कितना थी वो आपको बताना है, कितना प्रतिशत था आपको बताना है। तो सही आंसर 158 का हमारा होगा बाबू 52%। कितना? 52%। 1986 में रूस की आबादी 52% थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1986 में केंद्रीय समिति में रूसी सचिवों का प्रतिशत कितना था? तो बाबू केंद्रीय सचिवों में केंद्रीय समिति में रुचि नहीं, रूसी, मिस्टेक से रुचि बोला गया है। केंद्रीय समिति में रूसी सचिवों का जो प्रतिशत था बाबू वो था 85% ना, याद रखेंगे। कब? तो 1986 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न पर, क्योंकि 80 प्रश्न हमें बाबू कवर करना है इस वीडियो में। तो लास्ट प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन का एक मुख्य कारण क्या था? तो अधिक राज्यों की संख्या। 160 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर बी होगा, नहीं रूसी आधिपत्य होगा। यहाँ पर जानते हैं रूसी आधिपत्य होगा, रूसी आधिपत्य होगा। अधिक राज्य तो हमारे भारत देश में भी है जी, तो क्या विघटित हो गया हमारा भारत देश? बताइए। यहाँ पर रूसी आधिपत्य होगा, रूसी आधिपत्य के कारण ही सोवियत संघ रूस विघटित हो चुका था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आधिपत्य का मतलब होता है शासन, जो शासन जनता के हित में ना हो, जनता के लिए ना हो, जनता के अधिकारों के लिए ना हो, जनता के असंतुष्टता के लिए हो, तो ऐसे में वो देश टूट सकता है, ऐसे में वो देश दोस्तों क्या हो सकता है? विघटित हो सकता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाबू आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित पार्ट 3 वाला जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा, आप सभी वेट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।